बहुत समय पहले की बात है। बिहार के पटना जिले में एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक परिवार था। उस परिवार में दो भाई रहा करते थे, बलराम और घनश्याम। बलराम बड़ा भाई था और घनश्याम उसका छोटा भाई। दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन बलराम की बीवी मर चुकी थी। बड़े भाई बलराम की दो बेटियां थी, शीतल और अनीता। वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई घनश्याम का एक बेटा था, विनोद। दोनों भाई अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे थे। एक रात खाना खाने के बाद बलराम और घनश्याम घर के बाहर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। घनश्याम, तुम मेरे छोटे भाई हो। कल तुम शहर जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैं तो पढ़ाई कर नहीं पाया, पर मैंने मेहनत करके तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया है कि तुम एक बहुत बड़े आदमी बन जाओगे और हमारे परिवार की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हाँ भैया, मैंने इतनी मेहनत की है और मुझे पूरा भरोसा है कि उस मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी। हो सकता है मैं वहाँ मैनेजर भी बन जाऊं। अरे वाह घनश्याम, ये तो बहुत बढ़िया बात है। इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर बन जाओगे तो परिवार की सारी समस्याएं एक झटके में खत्म हो जाएगी और बच्चे भी बड़े होकर बहुत बड़ा नाम रोशन करेंगे इस गांव का। छोटा भाई घनश्याम हाँ में अपना सर हिलाता है। चलिए भैया, बहुत रात हो चुकी है, अब हम लोग सोते हैं। सुबह मुझे इंटरव्यू के लिए शहर भी जाना है। हाँ घनश्याम, चलो जल्दी से सो जाओ ताकि सुबह जल्दी आँख खुल जाए। सुबह की ट्रेन है तुम्हारी। तो इस तरह से घनश्याम और बलराम आपस में बातें करके सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह होती है। घनश्याम अपने बड़े भाई बलराम के पैर छूता है। वहाँ पर दोनों के बच्चे भी मौजूद हैं। घनश्याम अपना बैग लेकर जाने लगता है और दोनों के बच्चे बाय बाय कहकर घनश्याम को विदाई देते हैं। घनश्याम ट्रेन पकड़कर शहर पहुँच जाता है। शहर पहुँचने के बाद चारों तरफ देखता है तो उसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़े बड़े लोग, कार में घूमते हुए लोग, सूट बूट में घूमते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। घनश्याम वहीं ठहर जाता है और सब कुछ देखने लगता है। चिंता मत कर घनश्याम, बहुत जल्द तू ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा। तेरा घर भी इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों जैसा होगा। तू भी सूट बूट में घूमेगा और तेरे बच्चे भी ऐश करेंगे। चल घनश्याम, इंटरव्यू का टाइम हो गया है। घनश्याम खुद से ही बातें करने के बाद सीधा उस मल्टीनेशनल कंपनी में पहुंच जाता है जहां पर आज उसका इंटरव्यू होने वाला था। वो कंपनी बहुत बड़ी थी, इसीलिए घनश्याम थोड़ा नर्वस था क्योंकि वो गांव का रहने वाला सीधा साधा इंसान था, पर पढ़ा लिखा होने के कारण उसने खुद को संभाला और इंटरव्यू दिया। दोस्तों, अब शायद उसकी जिंदगी पलटने वाली थी और घनश्याम का इंटरव्यू बहुत ही जबरदस्त रहा और उसे उस मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई, बहुत शानदार सैलरी के साथ। अब घनश्याम बहुत खुश था। कांग्रेचुलेशन मिस्टर घनश्याम, हमें आपके जैसे किसी इंसान की जरूरत थी क्योंकि हमारी एक कंपनी की ब्रांच पटना में ही कंप्लीट हो चुकी है। मैनेज करने के लिए हमें एक नए मैनेजर की जरूरत थी और आप वहीं के रहने वाले हैं, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। सो आपको पटना वाली ब्रांच का मैनेजर बनाया जाता है। ये सुनकर घनश्याम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा क्योंकि उसे अब कमाने के लिए कहीं बाहर भी जाने की जरूरत नहीं थी। वो अपने गांव में रहकर ही बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर सकता था। तो दोस्तों, इस तरह उसे नौकरी मिल गई और वो अपने गांव वापस आ गया। घनश्याम का भाई बलराम और घर के सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। घनश्याम अब वहीं पर मैनेजर की पोस्ट पर काम करने लगा। जिंदगी बहुत अच्छी चलने लगी। अजी सुनते हैं, जब से आपकी नौकरी लगी है तब से आपका ही पैसा खर्च होता है। चाहे कोई त्योहार हो, चाहे कपड़े लेने हो, चाहे गाड़ियों में घूमना हो। आपके बड़े भाई तो इतना कमाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चों पर भी हमारा ही पैसा खर्च हो रहा है। हम लोग अलग क्यों नहीं हो जाते? वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। हाँ, कभी कभार किसी मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कर दिया करेंगे, लेकिन पूरी जिंदगी का ठेका लेकर थोड़ी ही रखा है हम लोगों ने उनका। मैं काफी दिनों से
कुछ यही सोच रहा हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा है कि भैया से आखिर ये सब कैसे कहूँ। चलो सो जाओ, देखता हूँ क्या करना है। दोस्तों, उन दोनों पति पत्नियों की बातें घनश्याम का बड़ा भाई बलराम चुपके से सुन लेता है और अगले दिन सुबह बलराम बैल और हल लेकर खेतों की तरफ जाने वाला ही होता है कि तभी उसका छोटा भाई घनश्याम उसके पास आ जाता है, उसे पुकारते हुए। भैया भैया, मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या कहने आए हो, परेशान मत हो। शाम तक वकील बाबू आएंगे, जैसा तुम चाहते हो वैसा हो जाएगा। इतना कहकर बलराम अपने बैल और हल लेकर खेतों की तरफ चला जाता है और घनश्याम अपनी कार में बैठकर ऑफिस चला जाता है। शाम को वकील साहब आते हैं। बलराम पढ़ा लिखा नहीं होता है, इसलिए वो अंगूठा लगाता है और बलराम सिग्नेचर कर देता है। दोनों लोगों में इस तरह से बंटवारा हो जाता है। इस बंटवारे से बलराम खुश नहीं है, वो दुखी है, पर अपने दुख को छुपाकर वो अपने बच्चों को लेकर अपने कमरे के अंदर चला जाता है। दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। घनश्याम और उसकी बीवी बच्चे सब बहुत खुश हैं, सब ऐश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बलराम की अभी भी हालत वही गरीबी वाली ही है। दिन भर मेहनत करता है खेतों में और शाम को मिट्टी के चूल्हे में खाना उसकी बड़ी बेटी बनाती है। तब तीनों लोग खाते हैं, क्योंकि बलराम की पत्नी बहुत पहले ही मर चुकी थी। एक रोज गेहूं की फसल कटने की कगार पर थी। बलराम अपने खेतों पर गेहूं की फसल काटने पहुंच चुका था। तभी वहां पर घनश्याम की बीवी आ जाती है और कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं गेहूं काटने जा रहा हूँ बहू, क्यों, क्या हो गया? इतने में वहां पर वकील साहब आ जाते हैं और उससे बोलते हैं कि बलराम बाबू, ये खेत अब आपका नहीं रहा। ये सुनकर बलराम की आंखें चौड़ी हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता इस बात पर। उसे लगता है शायद वकील बाबू कोई मजाक कर रहे हैं। अरे क्या वकील बाबू, सुबह सुबह मैं ही मिला आपको मजाक करने के लिए? बलराम बाबू, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, यह तो आपको भी पता होना चाहिए था। ये देखिए कागज, आपके अंगूठे का निशान भी है इस पर। आपने ही तो अपनी सारी जमीन जायदाद घनश्याम के नाम पर कर दी है। ये देखिए, ये आपके ही अंगूठे का निशान है। बलराम ये सब देखकर कुछ नहीं बोलता और अपने आंसुओं को छुपाए हुए अपने घर की ओर लौट आता है। बलराम की दोनों छोटी बेटियां अपने पिता को उदास देखती हैं और वो उससे पूछती हैं, क्या हुआ पापा? बलराम बिना कुछ बोले अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेता है और अपनी दोनों बेटियों से कहता है, शीतल, अनीता, चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ और झोले में अपने सारे कपड़े रख लो, हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। पापा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम लोग अब बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे और उस अच्छी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। और वैसे भी बेटा शीतल, अनीता, तुम दोनों बचपन से एक ही जगह रहकर बोर हो गई होगी, तो मैंने सोचा कि कहीं नई जगह तुम दोनों को ले चलते हैं और एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ठीक है पापा, मैं और शीतल दोनों तैयार हो जाते हैं और अपने कपड़े और अपना सामान झोले में भर लेते हैं। ठीक है पापा, आप भी तैयार हो जाओ। बहुत अच्छी मेरी दोनों बेटियां। ठीक है, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। पापा, आप तैयार हो जाओ, हम दोनों आपका सामान रख लेंगे। तो इस तरह से बलराम अपनी दोनों बेटियों को लेकर वो घर जिसके साथ वो अपने भाई घनश्याम के साथ रहा करता था, वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है और गांव से दूर कहीं तंबू बनाकर रहने लगता है। वहां जाते ही पहले वो किसी दुकान में काम करने लगता है और पैसा इकट्ठा करके खुद की एक दुकान खोल लेता है। बलराम अपनी दुकान से जो भी कमाता था उससे अपनी बच्चियों की पढ़ाई शुरू कर देता है और अच्छा खाना खाने लगते हैं। एक दिन शीतल और अनीता आपस में बातें कर रही थी। अनीता, हमें पता है कि हम लोग गरीब हैं, इसलिए शायद पापा से सब कुछ छीन लिया गया है धोखे से। पापा बहुत सीधे हैं, इसलिए पापा ने वो घर छोड़ दिया और मेहनत करके हमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम पापा को इस तरह से दुखी हालत में नहीं देख सकते।
हाँ दीदी, अब हमें और मेहनत से पढ़ाई करनी होगी ताकि हम लोग बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बन जाएं और अपने पापा का बदला ले सकें। हाँ अनीता, पापा ने यहाँ आने से पहले हमसे कहा था कि हम लोग नई जगह चलेंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और एक बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। तो जितनी अच्छी जिंदगी पापा दे सकते थे उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी जिंदगी उन्होंने दी है। लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग अपने पापा को इससे भी कई गुना अच्छी जिंदगी दे सकें। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, इस तरह से उन लोगों की जिंदगी कटने लगती है। बलराम धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके एक जगह ले लेता है, छोटी सी, और एक कमरे का छोटा सा घर बना लेता है। उसकी दोनों बेटियां अब धीरे धीरे बड़ी हो चुकी हैं। दोस्तों, शीतल और अनीता आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही होती हैं, लेकिन लगातार 2 साल तक वो दोनों ही एग्जाम क्लियर नहीं कर पाती हैं। पर दोस्तों, तीसरे साल उन दोनों बेटियों ने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की और फाइनली आईपीएस में उन दोनों बहनों का सिलेक्शन हो गया। दोनों आईपीएस ऑफिसर बन गई। धीरे धीरे उन दोनों बहनों ने अपने पिता के लिए बहुत अच्छा घर बना लिया। और एक दिन बलराम का छोटा भाई घनश्याम वहाँ से गुजर रहा होता है, तो उसने अचानक किसी बहुत बड़े बंगले में अपने बड़े भाई को देखा और उसकी दोनों भतीजियों को भी देखा। थोड़ी देर तक तो वो ये नजारा देख रहा था, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। खैर, वो वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, इस तरह से बलराम की दोनों बेटियों ने अपनी मेहनत के दम पर बहुत खुशहाल जीवन जीने लगे। बलराम बहुत खुश था। एक दिन दोस्तों, बलराम की दोनों बेटियों ने अपने चाचा को सबक सिखाने के लिए किसी गलत केस में अपने चाचा यानी घनश्याम को फंसा दिया और उसे सलाखों के अंदर कर दिया। जेल के अंदर बलराम की दोनों बेटियां शीतल और अनीता अपने चाचा से बातें कर रही हैं। चाचा, आपको तो हम दोनों बहनों ने अपने पिता जैसा ही माना था। पापा तो आपको भाई नहीं बल्कि बेटा मानते थे। उन्होंने खुद पढ़ाई ना करके मेहनत करके आपको पढ़ाया और आपको इस काबिल बनाया। बदले में आपने तो ऐसा किया जैसा कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। अरे, अगर आप अपनी बीवी के गुलाम हो तो कम से कम अपने हिस्से का ही लेते। पापा को सीधा समझकर सारी जायदाद धोखे से अपने नाम ही कर ली। अब जितने साल मेरे पापा तुम्हारी वजह से दुखी रहे हैं, उतने साल अब तुम जेल में रहोगे, यानी पूरे 15 साल। मुझे माफ कर दो बच्चियों, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। शीतल और अनीता घनश्याम की बात को नजरअंदाज करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ घनश्याम का बेटा पैसों के घमंड में चूर होता है। सारा पैसा क्लब जाने नशेबाजी में उड़ा देता है। पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। अब वो लोग सड़क पर आ जाते हैं। तब घनश्याम की पत्नी और बेटा विनोद बलराम के घर आते हैं और उसके पैरों में गिर जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए जेठ जी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने 2 भाइयों में फूट डाली। आज हम बर्बाद हो गए हैं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें जेल से बाहर करवा दीजिए। हम कहीं भी भीख मांगकर गुजारा कर लेंगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। ये देखकर बलराम ने अपनी दोनों बेटियों को समझाया। अब घनश्याम जेल से बाहर आ गया। उसने अपने भाई से माफी मांगी। अब एक बार फिर से पूरा परिवार खुशी से एक साथ रहने लगा। तो दोस्तों, हमें हमेशा अपने परिवार के साथ मिलकर प्यार से रहना चाहिए, चाहे वो सुख की घड़ी हो या दुख की। ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें प्लीज। एक गांव में राम सिंह नाम का एक किसान अपनी पत्नी कमला और बेटे सुंदर के साथ रहता था। राम सिंह अनपढ़ और गरीब था, मगर अपने बेटे सुंदर को वो पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता था, ताकि उसके बेटे को सुंदर की तरह मेहनत मजदूरी ना करनी पड़े।
इसीलिए राम सिंह पैसों की तंगी होने के बावजूद भी सुंदर को अच्छे स्कूल में पढ़ाता था। वहीं सुंदर भी काफी सूझबूझ वाला बुद्धिमान युवक था। ऐसे में एक रात राम सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, सुंदर की माँ, मेरे मन में सुंदर को लेके काफी दिनों से एक विचार उठ रहा है। कहो जी, ऐसी क्या बात है? क्या सुंदर की शादी ब्याह का विचार बनाया है? अरे भाग्यवान, शादी ब्याह तो समय आने पर हम उसको करेंगे ही, मगर अभी उसे अपने पैरों पर तो खड़ा होने दो। मेरा तो यह विचार है कि क्यों ना हम उसे शहर भेज दें, ताकि वहाँ जाकर कोई अच्छा सा काम सीखकर, धंधा सीखकर कुछ बनकर दिखाए। यहाँ गांव में तो बस मेहनत मजदूरी का ही धंधा है। पढ़ने लिखने के बाद अगर यही धंधा करना है तो पढ़ाई लिखाई का क्या ही फायदा। हमारा तो अपना कोई खेत भी नहीं जिसमें मेहनत करके वह कोई तरक्की कर सके। लेकिन सुंदर के बापू, सुंदर ने तो आज तक शहर देखा ही नहीं। हम किसके भरोसे उसे शहर भेज दें? माना कि हमारा सुंदर समझदार और सूझबूझ वाला है और शहर में वो कोई भी अच्छा काम धंधा तलाश भी लेगा, मगर शहर में टिकने का कोई ठिकाना भी तो चाहिए ना। शहर में मेरा एक मित्र है, हालांकि हम दोनों कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिले। अगर मैं सुंदर को उसका पता ठिकाना समझाकर भेजूं तो वो वहाँ उसे रख ही लेगा अपने साथ, और रोजी रोजगार ढूंढने में वह सुंदर की मदद भी कर देगा। बात तो आपकी ठीक है सुंदर के बापू, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं अपने लाल को अपनी आंखों से दूर कैसे करूं? ऐसा तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर मत कहो, दिल को मजबूत बनाओ। सुंदर शहर जाकर कुछ बन गया तो हमारा बुढ़ापा ही सुधर जाएगा। इस तरह से राम सिंह अपनी पत्नी को समझा बुझाकर सुंदर को शहर भेजने के लिए राजी कर लेता है और सुंदर भी शहर जाने को लेकर बहुत खुश होता है। वो भी यही चाहता था कि वो वहाँ जाकर कोई ऐसा काम धंधा करे जिससे उसके परिवार की गरीबी दूर हो जाए। ऐसे में राम सिंह अगले ही दिन उसे अपने मित्र का पता देकर शहर के लिए रवाना कर देता है। शहर पहुँचते ही सुंदर की आंखें यहाँ की चमक धमक देखकर चौंधिया जाती हैं। ये सब देखते हुए सुंदर अपने पिता के दिए पते पर पहुँचता है। काका, मुझे रामचंद्र काका से मिलना था। वो मेरे पिताजी के दोस्त हैं, तो क्या आप मुझे उनसे मिलवा देंगे? अरे बेटा, रामचंद्र को मरे हुए तो 6 साल बीत गए और उनकी मौत के बाद ही उसका पूरा परिवार गांव चला गया था। बूढ़े आदमी की बात सुनकर सुंदर बहुत निराश होता है, लेकिन सुंदर उन लड़कों में से नहीं था जो हताश होकर बैठ जाते। उसने हिम्मत और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। उसने अपने आप को दिलासा दिया और खुद से कहा, निराश होने से कुछ नहीं होगा। अब शहर आ ही गया हूँ तो कुछ करके ही लौटूंगा। माँ और बापू ने मुझे बड़ी उम्मीदों से लगा रखी है। माँ और बापू ने मुझसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। मैं ही उनके बुढ़ापे की लाठी हूँ। और तुझे याद नहीं, गांव में मास्टर जी कहा करते थे, हिम्मत है मर्दा, मर्दत है खुदा। यानी जो लोग हिम्मत करते हैं उनकी मदद खुद ही भगवान करते हैं। सुंदर अकेला शहर आया था। ऐसे में डरने की बजाय उसने अपना हौसला बनाए रखा और नौकरी तलाशने लगा। वो जहाँ भी नौकरी मांगने जाता, दुकानदार उसके बातचीत करने के ढंग और सूझबूझ से प्रभावित हो जाते। लेकिन किसी अनजान पर भरोसा करना उनके लिए मुश्किल था। इसीलिए सुंदर को शहर में पूरा दिन घूमकर भी नौकरी नहीं मिल पाती। आज 3 दिन हो गए नौकरी ढूंढते ढूंढते। अब तो वो पैसे भी खत्म होने वाले हैं जो पिताजी ने मुझे शहर आते वक्त दिए थे। काश शहर में उनका कोई जानकार होता तो कोई नौकरी जरूर मिल जाती। एक दिन सुंदर थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोच रहा था। उससे कुछ ही दूर पर राज कर्मचारी पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर गपशप कर रहे थे। सुंदर उनकी बातें सुनने लगा। कुछ भी कह भाई रामवीर, तू है बड़ा नसीब वाला। हम दोनों साथ साथ ही राज दरबार की सेवा में आए थे, मगर तू
तरक्की करके राजा जी का खजांची बन गया और मैं रहा सिपाही का सिपाही। इसे कहते हैं तकदीर। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है गंगाराम, जो सूझबूझ और हिम्मत से काम लेते हैं। मैं अपनी सूझबूझ से कुछ ऐसे काम किए कि महाराज का विश्वास पात्र बन गया और उन्होंने मेरी ईमानदारी देखकर मुझे खजांची बना दिया। ना ना भाई, तू जरूर किसी साधु या फकीर से कोई जंतर मंतर पढ़वा कर लाया होगा जो इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर ली, वरना मैं क्यों न किसी ऊंचे पद पर पहुंच गया। भैया तू मुझे भी अपनी कामयाबी का राज बता। अरे भाई मेरे, अगर इंसान में हिम्मत, हौसला, ईमानदारी, साहस और सूझबूझ हो तो वह पहाड़ को भी खोदकर नदी बहा दे। रामवीर ने सड़क के किनारे पड़े एक मरे हुए चूहे की ओर इशारा करते हुए कहा, देख, तू वो मरा हुआ चूहा देख रहा है ना? आने जाने वाले लोग भी उसे देख रहे हैं और घृणा से थूक कर दूसरी ओर मुंह फेर कर निकल रहे हैं। रामवीर भाई, मैं तुझसे तेरी कामयाबी का रहस्य पूछ रहा था और तू मुझे मरा हुआ चूहा दिखा रहा है, ये क्या बात हुई? गंगाराम, मैं तुझे कामयाबी की बात ही बता रहा हूँ। सुन, लोग उस मरे हुए चूहे की तरफ थूक कर जा रहे हैं, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। भाई मेरे, अक्ल का इस्तेमाल करने से ही इंसान कामयाबी हासिल करता है, जंतर मंतर से कुछ नहीं होता। मैं समझ गया भाई रामवीर, तू मुझे अपनी कामयाबी का राज बताना ही नहीं चाहता। खैर, कभी तो मेरे दिन भी बदलेंगे। अब चलते हैं। इस तरह से वो दोनों वहाँ से उठकर तो चले गए, मगर खजांची रामवीर की चूहे वाली बात ने सुंदर के दिमाग में खलबली मचा दी थी। उसके दिमाग में रामवीर की कही बात बार बार गूंज रही थी। खजांची की बात में दम है। जिस देश में मिट्टी भी बिकती हो, वहाँ कोई चीज बेचना मुश्किल नहीं, मगर इस मरे हुए चूहे को खरीदेगा कौन? कैसे कमाएगा कोई इससे 4 पैसे? चूहे को घूरते हुए सुंदर यही सोच रहा था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी सड़क पर उसे एक टांगा आता दिखाई दिया। टांगे में एक सेठ बैठा था, जिसने एक बिल्ली को अपनी गोद में दबोचा हुआ था। बिल्ली बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। अभी घोड़ा गाड़ी सुंदर के आगे से गुजर ही रही थी कि तभी बिल्ली सेठ की गोद से कूदी और सड़क के किनारे झाड़ियों में जा घुसी। अरे अरे तांगे वाले, तांगा रोको, मेरी बिल्ली कूद गई। अरे भाई तांगे वाले, देख तो मेरी बिल्ली उन झाड़ियों में घुस गई, उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। ये कहकर सेठ झाड़ियों के पास जाकर बिल्ली को बुलाने लगा। इसी बीच टांगे वाला और सुंदर सहित कुछ अन्य लोग भी वहाँ जमा हो गए। अरे भाई, मैं किसी खास प्रयोजन से इस बिल्ली को खरीद कर लाया हूँ, कोई इसे बाहर निकालने में सहायता करो। देख नहीं रहे हो सेठ जी की बिल्ली किस प्रकार गुर्रा रही है? हाथ लगाते हुए झपट्टा मारेगी। ये सुनकर सुंदर के दिमाग में एक युक्ति आई। सेठ जी, अगर मैं आपकी बिल्ली को काबू करके दूं तो आप मुझे क्या देंगे? भाई, तू मेरी बिल्ली को काबू कर देगा तो मैं तुझे चांदी का एक सिक्का दूंगा। चांदी का सिक्का? ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपकी बिल्ली को काबू करके आपको देता हूँ। ये कहकर सुंदर दौड़ा दौड़ा उसी दिशा में गया जिधर मरा हुआ चूहा पड़ा था। सुंदर ने एक रस्सी ली और चूहे की गर्दन में फंदा डालकर झाड़ियों की ओर चल दिया। हटो हटो, सब पीछे हटो, बिल्ली अभी बाहर आती है। ये कहकर सुंदर झाड़ी के करीब बैठ गया और रस्सी से बंधे चूहे को बिल्ली के सामने लहराने लगा। मोटे चूहे को देखकर बिल्ली दुम हिलाते हुए धीरे धीरे सुंदर के करीब आने लगी। सभी लोग उत्सुकता से ये तमाशा देख रहे थे और फिर कुछ ही पलों बाद चूहे के लालच में जैसे ही बिल्ली बाहर आई, सुंदर ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और उसे गोद में उठा लिया। सुंदर ने इस सूझबूझ से एक चांदी का सिक्का भी कमा लिया था।